पाठ 4 यादों के पन्नों से। मैं पिताजी की लाडली बेटी थी। यद्यपि हम 2 बहनें थीं, फिर भी ज्यादातर मैं ही आखिर तक उनके साथ रही। बड़ी बहन अक्सर बुआ के पास रहती थी। पापा मुझे कन्नू, प्यारी के नाम से पुकारते थे। मेरे जन्म के समय पिताजी महाकवि कालिदास के शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे थे, इसलिए मेरा नाम शकुंतला रखा गया। पिताजी अज्ञातवास में थे। वे पांडिचेरी प्रवास को ही अज्ञातवास कहा करते थे। माँ और मैं उनके साथ थीं। मेरे दोनों मामा जी भी बड़े देशभक्त थे। वे पिताजी की बहुत मदद करते थे। मुसीबत के वक्त माँ हमें लेकर मायके चली जाती थीं। पिताजी बड़े स्वाभिमानी थे। दबकर रहना उनके लिए असह्य था। कोई तो कहता था कि भारतीय वैरागी हैं, गृहस्थी का ख्याल नहीं रखते, पत्नी और बच्चों के प्रति लापरवाह हैं। लेकिन यह सरासर झूठ था। हाँ, लोगों की राय में वे वैरागी थे। नून, तेल, लकड़ी की समस्या पर सिर खपाने का उन्हें समय ही कहाँ था। पैसे कमाने की कला में वे माहिर न थे। उनके निकट के मित्रों के अलावा उनके महत्व को समझने वाला, उनको उत्साहित करने वाला, सहायता करने वाला कोई न था। सन 1908 में पिताजी पांडिचेरी आए और सन 1918 तक वहीं रहे। 10 साल की लंबी अवधि में उन्होंने क्या क्या कष्ट नहीं झेले। मानसिक और आर्थिक क्लेश से पीड़ित पिताजी के वे दिन अत्यंत दुखदायक रहे। मैं उस समय 7-8 साल की थी, फिर भी मेरी स्मृतियों पर अंकित वे चित्र आज भी ताजे हैं। पिताजी का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के एट्टेपुरम नामक ग्राम में हुआ था। बालक का नाम रखा गया सुब्रमण्यम। वे 5 वर्ष के थे कि उनकी माँ चल बसी। वे अपने नाना के लाड़ प्यार में पले। वे शारीरिक रूप से कमजोर और स्वभाव से संकोची थे। दादाजी, भारती के पिता, चाहते थे कि उनका बेटा अंग्रेजी पढ़ लिख कर अफसर बन जाए, लेकिन बेटे को स्कूली पढ़ाई में उतनी दिलचस्पी न थी। छुटपन से ही कविता के प्रति उनकी रुचि थी। वे अक्सर छोटी मोटी तुकबंदी करते, गीत लिखते और मित्रों को सुनाते थे। 7 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी प्रतिभा से विद्वान लोगों को चकित कर दिया था। 9वें वर्ष में वे समस्या पूर्ति करने में समर्थ हो गए। 11वें वर्ष में उन्हें भारती की उपाधि मिली। उस दिन से पिताजी कवि सुब्रमण्यम भारती कहलाने लगे। गांव की पढ़ाई पूरी होते ही पिताजी को उच्च शिक्षा के लिए तिरुनेलवेली भेजा गया। वहां उन्होंने 3 साल तक पढ़ाई की। स्कूल के तमिल पंडित अक्सर उन पर छींटाकशी करते थे। एक दिन कक्षा में ऊंचे आसन पर बैठे हुए भारती को देखकर उन्होंने ताना मारा। कहा जाता है कि आप कवि कालमेघ हैं। कालमेघ तमिल के प्राचीन महाकवि हैं और कालमेघ का दूसरा अर्थ है काला मेघ। इतने ऊंचे आसन पर आसीन होकर भी आप बरसते क्यों नहीं? भारती जी ने छट कहा। जी, पंडित होकर आप प्रकृति का स्वभाव नहीं जानते। कालमेघ अपनी मर्जी से ही बरसता है, पंडितों की आज्ञा से नहीं। यह घटना उस उम्र में पिताजी की निर्भीकता का परिचय देती है। सन 1897 के जून महीने में कवि भारती का विवाह कड्डयम नेलप्पा अय्यर की सुपुत्री चेलम्मा के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ। 5 साल के बाद मेरे दादाजी का देहांत हो गया। अब प्रश्न यह उठा कि भारती किसके पास रही? आखिर बुआ उन्हें अपने साथ काशी ले गई। वहाँ उन्होंने संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। वहाँ वे श्रीमती एनी बेसेंट के संपर्क में आए। इस संपर्क से उनका हृदय राजनीति की ओर झुक गया। यहाँ उन्होंने छोटी और लंबी मूछें रख ली, जो अंत तक बनी रहीं। यही नहीं, उत्तर भारतीयों की तरह साफा भी बांध लिया। इस बात को लेकर घर परिवार में काफी हलचल हुई। इसी बीच एट्टेपुरम रियासत के जमींदार काशी आए। वे कवि भारती से प्रसन्न होकर उन्हें अपने साथ एट्टेपुरम ले गए। जमींदार ने कवि भारती को अपना दरबारी कवि बना लिया, किंतु भारती काव्य रसिक जमींदार की रसिकता की प्यास बुझाने में असमर्थ रहे। उस विलासितापूर्ण वातावरण में उनका दम घुटने लगा। उनका मन विद्रोह कर उठा। सन 1904 में भारती मद्रास आए और स्वदेश मित्र में उपसंपादक बन गए। अब कवि भारती मात्र कवि ही नहीं, क्रांतिकारी देशभक्त भी थे। पत्रिका में छपे उनके लेखों ने तमिल गद्य की शैली को परिवर्तित कर दिया।
उनकी कीर्ति बढ़ने लगी, लेकिन अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण वे पुलिस की नजर में खटकने लगे। भारती इंडिया उस समय का प्रसिद्ध राजनीतिक समाचार पत्र के संपादक बन गए। उन्होंने जनता में व्याप्त पराजित भावना, उत्साहहीनता को महसूस किया और ऐसी कविताएं लिखी जिनसे जनता की रग रग में नया जोश भर गया। 1908 में प्रकाशित स्वदेश गीत भारती की पहली प्रकाशित रचना है। उसमें 14 गीत हैं। सन 1909 में उनका दूसरा ग्रंथ जन्मभूमि और स्वदेश गीत प्रकाशित हुआ। श्री अरविंद घोष अपने समय के प्रमुख क्रांतिकारी थे। एक बम कांड में ब्रिटिश सरकार उनके विरुद्ध मुकदमा चला रही थी, लेकिन सन 1910 में वे अंग्रेजी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर गुप्त रूप से पांडिचेरी आ गए। उस समय पिताजी पांडिचेरी में ही थे। उन्होंने तथा उनके मित्र श्रीनिवासाचार्य ने श्री अरविंद का स्वागत किया। अरविंद बाबू का मन राजनीति से विरक्त होकर योग मार्ग की ओर प्रवृत्त हो गया था। उन्होंने कर्म योगी नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। पांडिचेरी में रहकर भारती उसका तमिल रूपांतर निकालते रहे। अरविंद बाबू के संपर्क में आकर पिताजी ने वेदों का अध्ययन किया। उनके कुछ अंशों का तमिल में अनुवाद भी किया। सन 1910 में पिताजी ने अपना पूरा ध्यान और समय साहित्य रचना में लगाना प्रारंभ किया। सन 1912 का वर्ष उनके जीवन में बड़ा महत्व रखता है। उसी साल उन्होंने कई श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना। पांडिचेरी प्रवास के दिनों में उन्हें असह्य आर्थिक कष्ट झेलने पड़े। दुख की आंच में तप तप कर उनकी कविता निखरती गई। उनके गीतों में प्राणों को स्पंदित करने वाला जोश और आकुलतापूर्ण भावुकता थी। वह पाठकों और श्रोताओं को मुग्ध कर देती थी। गुनगुनाते हुए पिताजी को कमरे में चहलकदमी करते देखते ही पता चल जाता कि आज वे किसी नई रचना को जन्म देने वाले हैं। जब तक वह उनकी गंभीर वाणी में मुखरित न होती, तब तक उन्हें खाने पीने की सुध बुध ही न रहती। ऐसे समय में उन्हें एकांत ही प्रिय लगता। कविता को स्वर ताल में बिठाने तक आराम न लेते। जोर जोर से पैर पटकते, आंखें मूंदे, स्वरों की तान छेड़ते, चहलकदमी करते और मैं उन्हें मंत्र मुग्ध सी देखती रहती। पांडिचेरी के निकट एक सुंदर आम्रकुंज है, शांत और रमणीय। उस अमराई की सघन छाया में पक्षियों के कलरव के बीच ही कोयल का गीत लिखा गया। पिताजी प्रकृति के उपासक थे, सौंदर्य प्रेमी थे। हरियाली से लहराते खेत, मंद पवन में झूमते वृक्ष, पंख फड़फड़ाते हुए उड़ते पक्षी, चटकती कलियां, खिलते फूल, उफनती लहरें, गरजता सागर, ये सब उनके दिल को मोह लेते थे। वे स्वयं को भूल जाते और कविता मुखरित हो उठती थी। एक दिन की बात है, मित्रों की मंडली जमी थी। वसेसु अय्यर ने निराशा से पीड़ित स्वर में पूछा, हम भारतीय कब तक ऐसे बंधे रहेंगे? पिताजी ने उत्तर दिया, बंदी हैं हम, सहते रहेंगे। समय बदलेगा, देखेंगे धर्म की विजय पताका फहराते। धनुष है एक, भाई गांडीव है उसका नाम। यह पांचाली शपथम में अर्जुन का कथन था। पूज्य वसेसु अय्यर को जोशीले स्वर में बार बार इसे दोहराते हुए मैंने देखा और सुना है। दरिद्रता, बीमारी, पारिवारिक कठिनाइयां, मानसिक वेदना आदि से पिताजी का दुर्बल शरीर जर्जर हो चुका था। फिर भी उनका मन स्वस्थ, तेजस्वी और स्फूर्तिवान था। उनकी भारत समुदायम शीर्षक कविता में ये पंक्तियां हैं। यह देश 30 करोड़ लोगों की सार्वजनिक संपत्ति है। इस पर सबका समान अधिकार है। हमारा यह समाज और हमारी लोकतांत्रिक सत्ता दुनिया में निराली है। हम समस्त भारतीय एक कुल के हैं, एक जाति के हैं। यहाँ पर सबका स्थान समान है, ऊंच नीच कोई नहीं। हर भारतीय इस देश का राजा है। हाँ, राजा है। पिताजी पर हमेशा सुधार की धुन सवार रहती थी। समाज के अर्थहीन बंधनों से मानव को मुक्त कर देने के लिए वे अधीर थे। सामाजिक और जाति बंधनों के विरोधी थे। उन्होंने धार्मिक कट्टरता, जाति पात, दिखावे आदि का जोरदार खंडन किया। उन्हें न समाज का डर था, न व्यक्तियों का। वे बिल्कुल आजाद विचारों के आजाद पुरुष थे। पिताजी सर्वधर्म समानता को मानने वाले थे।
भिन्न भिन्न जाति वालों, नीच कहे जाने वालों के साथ बैठकर उन्होंने भोजन किया। इस बात को लेकर भारी हंगामा खड़ा हो गया। पांडिचेरी में उन्होंने एक हरिजन युवक का उपनयन करवाया। वे बाल विवाह के विरुद्ध थे। वे नारी जागरण, नारियों की उन्नति तथा स्त्री शिक्षा पर बल देते थे। वे हम बहनों को स्वाभिमानी, निर्भीक और साहसी बने रहने का उपदेश दिया करते थे। रौबीला चेहरा, तनी हुई मूछें, दुबला पतला छरहरा शरीर, सिकुड़ी हुई छाती, सांवला रंग, चौड़ा ललाट, ललाट के मध्य कुमकुम का बड़ा तिलक, घनी भ्रिकुटियां, तीखी नाक, पिचके गाल, सिर पर पगड़ी, खुली शर्ट, उसके ऊपर ढीला कोट, उमंगों से भरा हृदय, मस्त चाल, सरल और सीधा व्यवहार। उस पर उनकी आंखें इतनी चमकीली और आकर्षक थीं कि देखने वाला सम्मोहित सा हो जाता था। उनकी क्षीण काया को देख मन में प्रश्न उठता था कि क्या इसी व्यक्ति में इतना तेज और सशक्त काव्य प्रतिभा है